Hello bachcho, welcome to Diya Academy YouTube channel. Today we are going to see a new topic, that is gravitation, which is important for both 9th ICSE and 9th CBSE. So we are going to see what is gravitation. So coming to the topic, gravitation. अब बच्चों ये gravitation होता क्या है पहले उसे समझते हैं. यहाँ पे लिखा है बच्चों, each mass particle of the universe attracts other mass particle. अगर बच्चों किसी भी पार्टिकल में मास है, मास फॉर एग्जाम्पल जैसे 1 kg ये मास है, मास हमेशा kg में होता है, जैसे 2 kg ये भी मास है, 5 kg ये भी मास है. तो यहां पे क्या लिखा है, अगर किसी भी पार्टिकल में मास है पूरे यूनिवर्स में, ठीक, तो उनके बीच में एक फोर्स एक्ट करती है उनके मासेस की वजह से, और वो फोर्स कौन सी है? ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. ये कैसी फोर्स होती है? ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. ये हमेशा एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट करने वाली फोर्स है. अब ये फोर्स की वैल्यू कितनी होगी, मतलब कैलकुलेट करने पे जो फोर्स की वैल्यू आती है वो कितनी होगी, ये किसने बताया? सर आइजैक न्यूटन ने. और इन्होंने लॉ दिया, न्यूटन लॉज ऑफ ग्रेविटेशन. आई होप यहां तक समझ में आया होगा. अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में. न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन. अब ये क्या होता है बच्चों? अकॉर्डिंग टू न्यूटन, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक्टिंग बिटवीन टू बॉडीज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम. इसका मतलब क्या हो गया उसको समझते हैं. मान लो बच्चों ये दो बॉडीज है, ये m1 मास की है, ये m2 मास की है, और ये d डिस्टेंस या r डिस्टेंस अपार्ट है. r डिस्टेंस की दोनों के बीच में दूरी है. तो यहां न्यूटन ने क्या कहा, अगर बच्चों दो बॉडी में मास है तो वो फोर्स की वैल्यू किसकी इक्वल होगी? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस. प्रोडक्ट का मतलब मल्टीप्लीकेशन. तो यहां पे दो मासेस है, उनका प्रोडक्ट, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम. तो यहां पे जो डिस्टेंस है दोनों मासेस के बीच में वो r है, तो उसका स्क्वायर. आई होप यहां तक समझ में आया होगा. अब यहां पे देखो क्या लिखा है, लेट टू बॉडीज ऑफ मासेस m1 एंड m2. दो बॉडी हमने ले लिए मासेस m1 m2 की, जो कि r डिस्टेंस में है, तो उसका मैग्नीट्यूड फोर्स का कितना होगा वो निकालते हैं. तो यहां न्यूटन ने ऊपर बताया, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ देयर मासेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम. अगर ये दोनों को हम कंबाइन कर दें तो यहां पे क्या आ जाएगा बच्चों? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m2 अपॉन r स्क्वायर. आई होप यहां तक समझ में आया होगा. अब ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन है बच्चों. अगर इसको हटा के यहां पे इक्वल टू लगाना है तो यहां पे एक कांस्टेंट लगाते हैं, ये हम लोग जान चुके हैं. तो F इज इक्वल टू G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर. तो यहां पे जो कांस्टेंट आता है बच्चों वो क्या है? कैपिटल G, और इसे कहते हैं यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट. आगे समझते हैं. आई होप यहां तक समझ में आया होगा. तो यहां पे बच्चों यही वैल्यू लिखी है, F इज इक्वल टू G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर. और ये कैसे आया ये मैंने एक्सप्लेन कर दिया. वेयर G इज कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी. यहां पे जो कैपिटल G है वो क्या है? कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी. क्योंकि जब हमने ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के साइन को हटाया तो यहां पे एक प्रोपोर्शनल लगाना पड़ेगा ना, तो वही है ये कैपिटल G. द वैल्यू ऑफ G रिमेन सेम एट ऑल प्लेसेस. जो ये G है बच्चों, इसकी वैल्यू सेम रहती है हम कहीं पे भी चले जाएं, एंड इज इंडिपेंडेंट ऑफ द नेचर ऑफ द पार्टिकल्स, टेम्परेचर एंड मीडियम. और ये किसी भी चीज पे डिपेंड नहीं करती, कैसा पार्टिकल है, टेम्परेचर कैसा है या मीडियम कैसा है, इस पे डिपेंड नहीं करती. क्यों? इसीलिए तो बच्चों इसको कहते हैं यूनिवर्सल कांस्टेंट. पूरे यूनिवर्स में ये एप्लीकेबल है, हम कहीं पे भी चले जाएं, खाली अर्थ पे नहीं, कोई भी प्लैनेट पे चले जाएं तो ये वैल्यू हमेशा सेम रहने वाली है. एंड इट इज नोन एज यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट. और इसे क्या कहते हैं? यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट. दैट इज कैपिटल G. आई होप यहां तक समझ में आया होगा. तो अब हम लोग फोर्स की वैल्यू निकाल चुके हैं. अब यहां पे क्या है? यूनिट एंड वैल्यू ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट. अब उसकी हम लोग यूनिट निकालते हैं और उसकी वैल्यू कितनी होती है वो देखते हैं. तो अभी हमने फोर्स की वैल्यू निकाली, तो फोर्स का फॉर्मूला क्या है? F इज इक्वल टू कैपिटल G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर.
ये सबको समझ में आ गया होगा। लेकिन हमें बच्चों यहाँ पे यूनिट निकालनी है, तो जिसकी यूनिट निकालनी रहती बच्चों उसको सब्जेक्ट बना ले। तो यहाँ हमें g की वैल्यू निकालनी है, तो अगर हम g को सब्जेक्ट बनाएं यहाँ पे, तो f मल्टीप्लाई बाई आर स्क्वायर m1 इंटू m2। आई होप यहाँ समझ में आया होगा। अब हम जानते हैं फोर्स की एसआई यूनिट बच्चों क्या होती है, न्यूटन। डिस्टेंस की एसआई यूनिट होती है मीटर। तो यहाँ आर स्क्वायर है, तो यहाँ हमें क्या करना पड़ेगा, मीटर स्क्वायर लगाना पड़ेगा। अब बच्चों डिवाइडेड बाय मास m1 इंटू m2, तो दोनों मास हैं और हम जानते हैं मास की एसआई यूनिट क्या होती है, केजी। तो यहाँ पे दो मास हैं, तो दोनों की अगर हम कंबाइन कर देंगे क्या आ जाएगा, केजी स्क्वायर। तो यहाँ पे बच्चों g की जो यूनिट है वो क्या आ गई, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। आई होप ये समझ में आया होगा। अब इसकी वैल्यू कितनी होती है ये देख लेते हैं। तो इसकी वैल्यू जो बच्चों होती है ये तुम लोग को याद करना पड़ेगा 6.67 इंटू 10⁻⁻11 और यूनिट क्या होगी, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। आई होप ये समझ में आया होगा। अब आगे चलते हैं, कुछ और देखते हैं इसके बारे में। It is important to note that gravitational force between two masses। अब देखो जो हम लोग ने पढ़ी है ग्रेविटेशनल फोर्स दो मासेस के बीच में, क्या क्या चीजें हमें देखने को मिलेगी। इट इज ऑलवेज अट्रैक्टिव इन नेचर। जो ग्रेविटेशनल फोर्स होती है बच्चों हमेशा अट्रैक्टिव नेचर की होती है, मतलब एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट करने वाली। सेकेंड लिखा है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस। देख चुके हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस। अगर दो बॉडी है, एक का मास m1 है m2 है, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसकी होगी, प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस की। यही पॉइंट यहाँ पे लिखा हुआ है। थर्ड लिखा है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। r मान लो दोनों के बीच में डिस्टेंस है, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। आई होप ये दोनों समझ में आया होगा। अब लास्ट पॉइंट क्या लिखा है बच्चों, इट इज इनसिग्निफिकेंट बिटवीन हेवनली बॉडीज but it is insignificant between ordinary bodies because of small magnitude of g। अब बच्चे यहाँ पे अब तुम ये क्वेश्चन कर सकते हो, सर अगर दो ऑब्जेक्ट के बीच में मास है तो उनके बीच में एक फोर्स एक्ट करती है और उसकी वैल्यू कैलकुलेट करने की यहाँ पे हम लोग न्यूटन ने बता दिया है, F इज इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। तो यहाँ पे तुम ये पूछ सकते हो, जिस रूम में मैं पढ़ा रहा हूँ यहाँ जितने भी ऑब्जेक्ट है सबके मास होंगे, तो इन दोनों के बीच में या ढेर सारे ऑब्जेक्ट के बीच में ये जी क्यों एक्ट नहीं कर रहा है, यहाँ पे फोर्स क्यों नहीं एक्ट कर रही है। तो उसका आंसर क्या है बच्चों, ये सब जो ऑब्जेक्ट का मास है वो इसके कंपैरिजन में क्या है, नेग्लिजिबल। इसकी वैल्यू कितनी है 6.67 इंटू 10⁻⁻11। तो यहाँ पे हम जितना भी मास रख दें तो 10⁻⁻11 है बच्चों। इसी वजह से क्या होता है, हमें फोर्स का इफेक्ट देखने को नहीं मिलता क्योंकि जी की वैल्यू बहुत छोटी है, इसी वजह से। लेकिन अगर हम बात करें हेवनली बॉडीज की, हेवनली बॉडीज जैसे कि प्लैनेट्स, मून, अर्थ, सन, स्टार्स, तो उनका जब वेट या उनका मास जब यहाँ पे रखेंगे तब क्या होगा, उनका मास बहुत ज्यादा होता है, तो उनके बीच में हमें ये फोर्स देखने को मिलती है। आई होप ये समझ में आया होगा। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में और इसे खत्म करते हैं। इंपॉर्टेंट टर्म, इंपॉर्टेंस ऑफ लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो इसका इंपॉर्टेंस क्या है जो अभी हम लोग ने पढ़ा, न्यूटन यूज दिस लॉ टू एक्सप्लेन द मोशन ऑफ द प्लैनेट्स अराउंड द सन, द मोशन ऑफ द मून अराउंड द अर्थ एंड द मोशन ऑफ अ फ्री फॉलिंग बॉडी। इससे हेल्प क्या हुई, न्यूटन ने क्या बताया, इसी के वजह से न्यूटन ने एक्सप्लेन किया प्लैनेट्स का मोशन जो कि सन के अराउंड रिवॉल्व करते हैं, मोशन ऑफ द मून, मून का मोशन जो कि अर्थ के अराउंड रिवॉल्व करता है, और मोशन ऑफ अ फ्री फॉलिंग बॉडी, अगर कोई बॉडी फ्रीली फॉल करती है उसके मोशन के बारे में न्यूटन ने इसी के थ्रू बताया। आई होप आज जितना हम लोग ने पढ़ा इतना समझ में आया होगा। इसको आगे कल कंटिन्यू करेंगे ये टॉपिक को, और ये टॉपिक हम लोग कंप्लीट करेंगे। तब तक के लिए इसे पढ़ो। थैंक यू।